हेलो गाइज, आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। तो आशा करता हूं आप सभी लोग इस कोरोना के लॉकडाउन में सेफ होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए, आज मैं आपके लिए लाया हूं एंजाइमोलॉजी चैप्टर्स का जो काइनेटिक्स होता है, उस काइनेटिक्स पर न्यूमेरिकल्स आज हम सॉल्व करेंगे। बहुत सारे आपके एग्जामिनेशन में इन चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आते हैं और न्यूमेरिकल्स 2-3 सवाल निकल ही जाते हैं। सीएसआर का एग्जाम हो या आईआईटी जैम का पेपर हो या गेट का पेपर हो, तो इन सभी से मिक्स्ड क्वेश्चन मैंने निकाला है। उन सब मिक्स्ड प्रॉब्लम को अभी के अभी हम लोग क्लास में ही सॉल्व करेंगे। तो सभी लोग अपना कॉपी कलम लेकर ही बैठे और मेरे साथ अंत तक जुड़े रहें और क्वेश्चंस को बनाएं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इस काइनेटिक्स ऑफ इन एंजाइमोलॉजी में हम लोग क्या करेंगे, माइकेलिस मेंटन इक्वेशन को डील करेंगे और टर्न ओवर नंबर को डील करेंगे। बाकी कॉन्सेप्ट अगले लेक्चर्स में मैं लेकर के आऊंगा। चलिए, तो अगर माइकेलिस मेंटन इक्वेशन की हम बात करें तो ये क्या है। तो माइकेलिस मेंटन इक्वेशन जो है ये डिटरमाइन करता है एंजाइम के काइनेटिक्स को। ठीक है, तो इट डिटरमाइंस काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम कैटलाइज रिएक्शंस। जो रिएक्शंस एंजाइम के द्वारा कैटलाइज्ड किया जाता है उसकी काइनेटिक्स को स्टडी करने के लिए माइकेलिस एंड मेंटन दोनों ने एक इक्वेशन को डिराइव किया। ठीक, ये इक्वेशन जो डिराइव हुआ, इसको डिराइव करने के लिए हम एक रिएक्शन लिखते हैं। वह रिएक्शन ये है, एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा तो बनाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर K1 क्या है, रेट कांस्टेंट है। ये बैकवर्ड भी जा सकता है, K-1 रेट कांस्टेंट है। फिर ये ES क्या होगा, फॉरवर्ड जाएगा, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बनाएगा, K2 रेट कांस्टेंट है। ये सब आपको पता होगा, आशा करता हूँ। ठीक, चलिए अब इस इक्वेशन के प्रत्येक टर्म्स को समझते हैं। यहाँ पर V नॉट क्या है, तो यहाँ V नॉट कहता है दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या है, रिएक्शंस का रेट है, यानी रिएक्शन किस वेलोसिटी से, किस रेट से आगे बढ़ रही है एंजाइम के प्रेजेंस में। ठीक, Vmax क्या है, Vmax कहता है कि जब ये एंजाइम रिएक्शंस में पार्टिसिपेट किया तो एंजाइम का इनिशियली कुछ रेट ऑफ रिएक्शंस रहा होगा। जब एंजाइम अपने हाईएस्ट रेट ऑफ रिएक्शंस को अचीव कर लेगा, उस समय उस एंजाइम की वेलोसिटी को कहते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी। कब ये कोई भी एंजाइम अपने मैक्सिमम वेलोसिटी को अटेन कब करता है, जब एंजाइम अपने हाईएस्ट एक्टिविटी पर हो। कब, जब उसका पूरा का पूरा एक्टिव साइट फिल हो जाए सबस्ट्रेट के द्वारा। ठीक, आशा करता हूं आप समझ पा रहे हैं। यहां जो मैंने लिखा है यूनिट, इस यूनिट को ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। इसी यूनिट में क्वेश्चन में फंसा दिया जाता है बच्चों को। ठीक, एस नॉट क्या है, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन है जिसकी यूनिट है मोल पर लीटर। केम क्या है, माइकेलिस कांस्टेंट है जिसका यूनिट है मोल पर लीटर। ठीक, तो यहाँ हमने वी नॉट समझा, वी मैक्स समझ लिया। ठीक, अब चलिए इस माइकेलिस मेंटन इक्वेशन को अगर हम ग्राफ में कन्वर्ट करें तो क्या बनेगा। तो ये एक ग्राफ नीचे बनता है जो एक हाइपर बोला का कर्व है। क्या है ये, हाइपर बोला का कर्व। ऐसे जो जाता है कर्व, ये हाइपर बोला है। और कहीं पर आपको ऐसे कोई दे दे, आपने ऐसा देखा होगा, ये आपका सिग्मोइडल कर्व है। क्या कर्व है, सिग्मोइडल। जैसे कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बाइंडिंग कर्व निकालते हैं तो वो कैसा होता है, वो आपका सिग्मोइडल कर्व होता है। ठीक, चलिए अब इस कर्व को एनालाइज करते हैं। तो कर्व को अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि इनिशियली आपका कर्व एकदम स्ट्रेट लाइन जा रहा है कुछ समय तक। इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शंस बढ़ रहा है।
सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन के बढ़ने के साथ साथ, ठीक। तो क्या होगा, तो यहाँ पर रिएक्शंस रेट का कौन सा ऑर्डर काइनेटिक्स होगा, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है, क्योंकि आपका रिएक्शन वेलोसिटी सबस्ट्रेट के बढ़ने के साथ बढ़ रहा है, यानी ये रेट सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है इनिशियली में, इसलिए यहाँ हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। ठीक, आशा करता हूँ आप समझ पा रहे हैं, कॉपी में लिखते चले जाइए सब बच्चे। इसके बाद कुछ दूर जब आगे बढ़ा रिएक्शंस का रेट, तो धीरे धीरे कर्व आपका प्लेटू की तरफ घूम रहा है, यानी धीरे धीरे कर्व फ्लैट होते जा रहा है। जब आप यहाँ पहुंचेंगे, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेंगे, तो क्या पाएंगे कि हाईएस्ट पॉइंट पर क्या हो रहा है कि जितना भी सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ा रहे हैं, क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंजाइम अपने मैक्सिमम एक्टिविटी को अचीव कर चुका है, वहां एंजाइम का सारा एक्टिव साइट फुल हो चुका है सबस्ट्रेट के द्वारा। तो चूंकि यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शंस सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने के साथ नहीं बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होगा काइनेटिक्स का, वह हो जाएगा जीरो ऑर्डर। क्लियर, सबका क्लियर हो रहा होगा, आशा करता हूँ, कॉपी में लिखते जाओ। ये बीच का जो पार्ट है, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होता है 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है, याद रखना, इस पर क्वेश्चन आया हुआ अभी बनवाएंगे आपसे। ठीक, इनिशियली जब रिएक्शंस का रेट बढ़ रहा था, एक पॉइंट पे पहुंचेगा जहां पर एंजाइम अपने मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा वेलोसिटी अचीव कर लिया, आधा वेलोसिटी अचीव कर लिया। ठीक, इसी को बोलते हैं Km। यहाँ पर कुछ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन यहाँ होगा ना, यहाँ कुछ सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन होगा, जिस कॉन्सेंट्रेशन के लिए ये वेलोसिटी आधा हो गया, इसी को बोलते हैं Km कहते हैं, दैट इज माइकलिस मेंटन कांस्टेंट कहते हैं। आशा करता हूँ सब बच्चे समझ में आ गया होगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैंने इस इक्वेशन को वहां लिखा जो पिछले प्रीवियस स्लाइड में लिखा था। ठीक, अब इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, Km का इक्वेशन डिराइव करते हैं। तो माइकलिस मेंटन में लोगों ने क्या किया, स्टेडी स्टेट एज्यूम कर लिया। स्टेडी स्टेट क्या है यहाँ पर, यहाँ स्टेडी स्टेट कहता क्या है, ईएस का फॉर्मेशन, ईएस का फॉर्मेशन का रेट बराबर होगा ईएस के ब्रेकडाउन के रेट के बराबर। चलिए अब निकालते हैं ईएस का फॉर्मेशन का रेट कैसे निकालते हैं। तो अगर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बनने का रेट कैसे निकालोगे, लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि जब इसका बनने का रेट आप निकालने वाले हो, बन कहाँ से रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट से बन रहा है ना, तो ये एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन और मल्टीप्लाई बाय फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट K1, भैया हमने लिखा है, इक्वल्स टू ईएस का टूटने का रेट। आप देखो भैया, ईएस टूट करके प्रोडक्ट में भी जा सकता है, ईएस टूट करके एंजाइम सबस्ट्रेट में भी जा सकता है, यानी क्या होगा, अगर ईएस का ब्रेकडाउन देखा जाए तो ईएस का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाई K2 कांस्टेंट एंड आल्सो मल्टीप्लाई बाई K-1 कांस्टेंट, क्योंकि दोनों तरफ ईएस टूट सकता है, वही मैंने लिख दिया, ईएस को यहाँ पर कॉमन ले लिया। ठीक, दोनों को बराबर करोगे, अरेंज करोगे, तो एंजाइम का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का कंसंट्रेशन जब निकालोगे तो K2 प्लस K-1 डिवाइडेड बाई K1। ये इक्वेशन क्यों लिखा रहा हूँ पता है, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है, अभी दिखाएंगे आपको हम। ठीक, तो K2 क्या है, ES का ब्रेकडाउन टू फॉर्म द प्रोडक्ट, K-1 क्या है, ES का ब्रेकडाउन टू फॉर्म एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, और K1 क्या है, K1 है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन। आशा करता हूँ सब बच्चे समझ गए होंगे, कॉपी में लिख लिए होंगे। चलिए अब इस केम का मतलब समझ ले, डेफिनेशन पढ़ ले। अभी डेफिनेशन समझाया था केम का ग्राफ के थ्रू, कि वैसा सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन जहां पर रिएक्शंस रेट की जो वेलोसिटी है वह मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा हो जाए। ठीक है, अगर न्यूमेरिकली देखें तो केम सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होता है जहां पर रेट ऑफ रिएक्शंस मैक्सिमम वेलोसिटी के रेट का आधा हो जाता है। याद रखना, इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है, इसको अभी दिखाएंगे आपको, एकदम कॉपी पेन लेके बैठिए।
अब देखिए केम का कुछ इंपॉर्टेंस समझते हैं। तो केम का इंपॉर्टेंस क्या है? केम क्या करेगा, जैसे कि कोई एंजाइम है और सबस्ट्रेट है, दो सबस्ट्रेट है, ठीक है। तो इसमें से एंजाइम किस सबस्ट्रेट से ज्यादा रिएक्टिव होगा, किससे ज्यादा रिएक्टिव होगा, इसी बात को केम बताता है। कैसे? तो अगर इस एंजाइम का इस सबस्ट्रेट के लिए केम का वैल्यू कम है तो एंजाइम S1 के लिए काफी ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक। अब देखिए, अगर ये एंजाइम सबस्ट्रेट 2 के लिए इसका केम अगर ज्यादा होगा तो इसके साथ इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। यही बात है, केम लार्जर लेजर एफिनिटी, केम छोटा होगा तो छोटा होगा तो ज्यादा एफिनिटी दिखाएगा। आशा करता हूँ इस बात सबको समझ में आ गया हो, ठीक। चलिए, वीएम का मतलब समझते, यूनिट जरूर याद रखिएगा आपको। चलिए वीएम का मतलब समझते। वीएम कहता क्या है? एंजाइम की वेलोसिटी है मैक्सिमम जो अटेन होगा कब? जब एंजाइम का सारा एक्टिव साइट फिल हो जाए सबस्ट्रेट के साथ, ठीक। समझ रहे हो? आशा करता हूँ। यहाँ एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन हमने कांस्टेंट रखा है, क्योंकि अगर कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट नहीं रखोगे, सबस्ट्रेट एंजाइम दोनों बढ़ाते चले जाओगे तो क्या होगा? ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन वेरी करा रहे हैं, तभी तो आपका ये ग्राफ ऐसे बना था। आशा करता हूँ सब बच्चा को समझ में आ गया होगा और सबने अपनी कॉपी पर इस इंपॉर्टेंट इक्वेशंस को लिख लिया होगा। अब चलो हम लोग क्वेश्चंस की तरफ अग्रसर करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर ये रहा। क्वेश्चन कहता है कि एंजाइम के कंसंट्रेशन को डबल करने से इसमें से कौन सा पैरामीटर चेंज हो जाएगा? ये क्वेश्चन पूछा गया आईआईटी जैम बायोटेक के जो पेपर आती है 2019 में। ऐसा नहीं, ये क्वेश्चन कहीं भी पूछ सकता है। मैंने क्वेश्चन हर जगह से लाया ताकि इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन बनवा करके आपका कंसेप्ट यहीं पर क्लियर कर दे। तो देखो ऑप्शन क्या होगा? के एम, के इक्विवेलेंट। तो के इक्विवेलेंट टाइम पे डिपेंड करता है, ये उत्तर होगा ही नहीं। के कैट, अभी इसके बारे में कुछ बताया नहीं तो के कैट का आंसर यहाँ हो ही नहीं सकता है। आगे बताएंगे, के कैट टर्न ओवर नंबर को बताता है, इससे मतलब ही नहीं है। एंजाइम के कंसंट्रेशन को आपने डबल कर दिया तो क्या किया? आपने एक्टिव साइट को डबल कर दिया। तो अगर एक्टिव साइट ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या करेगा? एंजाइम अपने मैक्सिमम वेलोसिटी की तरफ जल्दी पहुंच सकता है, यानी एंजाइम का मैक्सिमम वेलोसिटी का जो पैरामीटर है ये बढ़ गया। आशा करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। आंसर होगा बी, ठीक। अब यहाँ देखो क्वेश्चन है कि लीवर सेल में ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया गया। अब कहता क्या है? ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपके ग्लाइकोलिसिस में भी जा सकता है और ग्लाइकोजेन में भी जा सकता है, ठीक। तो ग्लाइकोलिसिस और ग्लाइकोजेन में जो फर्स्ट स्टेप एंजाइम रिएक्शंस कैटलाइज करेगा उसका केम दे दिया है। केम ग्लाइकोलिसिस और केम ग्लाइकोजेन दे दिया है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप के लिए। अब कहता है इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? चलो सब बनाओ मेरे साथ साथ। ग्लाइकोजेन का सिंथेसिस फेवर होगा हाई ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन पर। अब बताइए, अगर ग्लाइकोजन को बनना होगा तो क्या होगा? एंजाइम का केम ग्लाइकोजन के लिए कम होना चाहिए, तब एंजाइम की एफिनिटी बढ़ेगी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, हाँ या नहीं? यस। तो यहाँ देखिए ग्लाइकोजन का केम क्या बढ़ा दिया है तो रिएक्शन करेगा नहीं, यहाँ करेगा। फर्स्ट स्टेप में गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा कहता है कि ग्लाइकोजन नहीं बनेगा हाई ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन पर, ठीक है। अगर ग्लाइकोजन नहीं बन रहा है इसका मतलब क्या है? कि ग्लाइकोजन का केम ज्यादा हो गया है, तभी तो एफिनिटी कम है एंजाइम के साथ, तभी तो नहीं बन रहा है। यहाँ देखिए केम ग्लाइकोजन कम कर दिया ना, ये भी गलत स्टेटमेंट है। थर्ड देखिए, बनाते जाइए सबके सब बनाते जाइए। अगर ग्लाइकोलिसिस नहीं हो रहा है हाई ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन पर, फिर वही बात होगा, ग्लाइकोलिसिस का केम ज्यादा होना चाहिए ताकि एंजाइम की एफिनिटी कम हो, तभी तो नहीं बनेगा। यहाँ देखिए केम ग्लाइकोलिसिस क्या है? कम है, ये भी गलत स्टेटमेंट है। ग्लाइकोलिसिस फेवर होगा लो ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन पर, कब होगा? जब ग्लाइकोलिसिस का केम क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। यहाँ देखिए ग्लाइकोलिसिस का केम क्या है? बढ़ा हुआ है, गलत स्टेटमेंट। यहाँ पर इसमें कोई स्टेटमेंट सही था ही नहीं। तो इससे आपको मालूम चला कि केम का कंसेप्ट कहाँ अप्लाई होता है, कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है, एक्सपेरिमेंटली पूछा जा सकता है। आशा करता हूँ सब समझ पा रहे हो। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ।
ये क्वेश्चन क्या कहता है, मेरे साथ बनाते रहो। ये क्वेश्चन क्या कहता है, माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स को एक रिएक्शन फॉलो कर रहा है। इस रिएक्शन में हमने क्या किया, एंजाइम के कॉन्सेंट्रेशन से हमेशा ज्यादा रखा सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन, ये हमेशा मेंटेन रखा, लेकिन हमने क्या किया, एंजाइम के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया। अब बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। अब ये देखो, अगर आपने एंजाइम का कंसंट्रेशन डबल किया है, इसका मतलब क्या है, आपने एंजाइम के एक्टिव साइट को बढ़ा दिया, तो उससे क्या होगा, अगर एक्टिव साइट बढ़ेगा तो एंजाइम की मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड करना भी बढ़ सकता है। तो देखो यहाँ कहता है वी एक्स रिमेन सेम, गलत हो जाएगा, वी एम रिमेन सेम, वी एम इंक्रीज, ये सही हो सकता है, ये गलत हो सकता है। इस तरह से ऑप्शंस एलिमिनेट करो, उस ऑप्शन को एलिमिनेट करो जो एप्लीकेबल नहीं है। लास्ट में क्या है, आपके सामने दो ऑप्शंस बच गया, ऑप्शन नंबर बी एंड सी। अब देखो इसमें कहता है केम विल रिमेन सेम, इसमें कहता है केम भी बढ़ेगा। अभी आपको क्या बताया था, केम कब बढ़ेगा, केम तो डिपेंड करता है सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पर। तो अगर आप सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तब ना बढ़ेगा भैया। यहाँ तो आपने क्या कहा, आपने यहाँ पर एंजाइम के कंसेंट्रेशन को डबल कर दिया, तो क्या होगा, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आशा करता हूँ आप लॉजिक समझ पा रहे होंगे, क्वेश्चन को बना पा रहे होंगे। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ, क्वेश्चन नंबर, इस नंबर छोड़ दीजिए, इसको बनाइए, चलिए जल्दी जल्दी से बनाओ, इसको जल्दी जल्दी बनाओ, मतलब मेरे साथ चलते रहो, थोड़ा सा भी लापरवाही नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन बनाते रहिए तभी एग्जाम में सक्सेस कर पाएंगे आप। तब तक क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए। इसमें क्या कह रहा है, इसने क्या किया कि सबस्ट्रेट और के में रिलेशन दे दिया कि सबस्ट्रेट इज 4 टाइम्स के, कहता है कि ये इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी का कितना परसेंट है, यही पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो इस एस के बदले क्या डालोगे, 4 के एम डाल दो, तो हमने 4 के एम डाल दिया। इस एस के बदले भी डालो 4 के एम, तो के एम प्लस 4 के एम क्या हो जाएगा, कॉमन है के एम नीचे से काट दीजिए ना, तो टोटल 4/5 आ जाएगा, 4/5 इंटू वी एम हो गया बराबर वी नॉट। अब पूछा है वी एम बराबर एक्स, अब मान लो यहाँ पूछ रहा है वी का कितना परसेंट है, ये x%, मान लो x% है, यही तो x% निकालना है, क्या करोगे, वी एम को नीचे लेकर के आ जाओ, वी नॉट बाई वी एम बराबर 4/5 हो जाएगा, परसेंटेज निकालना है ना, तो 100 से गुणा करो ना भाई, तो 5 से 20 100 हो गया, 5 से 20/100, 20×4 = 80 हुआ, 80% आंसर नहीं हो गया, कितना आसान सवाल है। आशा करता हूँ सब बना लिया होगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर ये देखो, 4 नंबर क्वेश्चन नंबर देखो, इसमें क्या कहता है कि एक माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स में सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन एंजाइम कैटालाइज में फॉलो करता है इस इक्वेशन को, तो ऑर्डर एन पूछ रहा है। अरे अभी ना आपको बताया था भैया, याद करो, ग्राफ खिंचवाया था आपसे, कहा था कि यहाँ पर ऑर्डर 1 होगा, यहाँ ऑर्डर 0 होगा, यानी एन का जो ऑर्डर होना चाहिए क्या होना चाहिए, 0 के बराबर हो और 1 के बराबर भी हो, और यहाँ पर 1 और 0 के बीच में वैरी कर रहा है, मतलब ऐसा ऑप्शन हो सही होगा जिसमें सारा एक कंडीशन मीट कर रहा हो। यहाँ देखो ना, एन 0 से बड़ा भी है तो यहाँ हो जाएगा, 1 से छोटा भी है तो यहाँ हो जाएगा, और 1 के बराबर है तो ये भी हो जाएगा, 0 के बराबर तो ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन गेट में पूछा 2013 में, कितना आसान सवाल पूछा है। कंसेप्ट क्लियर रखो, सारा सवाल बनेगा, यही बनवाएंगे आपसे सवाल, बैठ के बनाते रहो मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर देखो भाई, इसने ये रेट ऑफ रिएक्शन लिया है, इक्वेशन लिख दिया, उसने इक्वेशन लिखा है, हमने वही लिखा जो प्रीवियस दिखाया था। अब कहता है केम बताओ भैया, याद करो केम क्या लिखा था, क्या देखो, केम सब भूल जाओगे, पता है सब भूलोगे, मैं यहाँ ट्रिक सिखाता हूँ। केम कैसे लिखोगे, तो केम बराबर ब्रेक डाउन, थोड़ा सा हैंडराइटिंग खराब है, माइंड मत कीजिएगा, ब्रेक डाउन कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाई फॉर्मेशन कांस्टेंट। अब बताओ यहाँ किसका ब्रेकडाउन हो रहा है, ईएस का ब्रेकडाउन हो रहा है ना भाई, तो ईएस के ब्रेकडाउन का सारा कांस्टेंट ऊपर लिख दो भैया, K2 है और नीचे K-1 भी है क्योंकि इधर भी टूट रही है, तो K2 प्लस K-1 लिख दिया, और नीचे लिख दो ईएस के, यहाँ लिखे ईएस का फॉर्मेशन, यहाँ लिखे ईएस का ब्रेकडाउन, तो ईएस का फॉर्मेशन का कांस्टेंट, ईएस बन रहा कहाँ, इससे बन रहा है ईएस ना, K1 से बन रहा है, नीचे K1 डाल दो, हो गया आंसर। याद रखेगा, याद रहोगे ना, कभी भूलेगा नहीं, आप नहीं भूल पाओगे कभी भी, याद रहेगा आंसर आपको। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ये सही है, K2 प्लस K-1 डिवाइडेड बाई K1।
तो जब भी आपको केम का याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला सीधे याद रखना, ईएस के ब्रेकडाउन का कांस्टेंट डिवाइडेड बाय ईएस के फॉर्मेशन का कांस्टेंट। आशा करता हूँ चीजों को पकड़ पा रहे हैं आप। ठीक, ऑप्शन डी सही है इसका। अब देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। एक एंजाइम में केम क्या होता है? हाफ ऑफ वी मैक्स। बहुत बच्चे यहीं पर सही करे, गलत है। डिसोसिएशन कांस्टेंट, गलत है। सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन दैट गिव्स मैक्सिमल वेलोसिटी, ये भी गलत है। ये सही बताया था आप लोगों को कि सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन होगा केम कब? जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन हाफ मैक्सिमल वेलोसिटी दे रहा है, ये बताया था ना। ऑप्शन यही सही हो गया। आशा करता हूँ सब कोई बना रहा होगा, बोर्ड पर सब कोई बना रहा हो, कॉपी पर बनाते रहो। अब ये देखो, फिर वही सवाल पूछ दिया घुमा करके। 1997 ने पूछा था गेट, केम क्या है? यही ना होगा, न्यूमेरिकल इक्वल टू सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन, जहां पर रिएक्शन वेलोसिटी मैक्सिमल का हाफ हो जाएगा। तो कितना आसान सवाल है, सब बना लोगे, सब बना लोगे, मेरे साथ चलते रहो, सब बनाओगे। अपना कॉन्फिडेंट हाई रखो, एनर्जी लेवल को हाई रखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। यहाँ क्या कहता है कि एंजाइम के कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया। अरे भैया, जब आपने एंजाइम के कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया मतलब क्या? आपने एंजाइम के एक्टिव साइट के नंबर को बढ़ा दिया। तो भैया अगर एक्टिव साइट का नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा? रिएक्शन रेट का मैक्स वेलोसिटी बढ़ जाएगा, यानी ये चेंज हो जाएगा। ये कुछ होगा, इसमें कुछ होगा, इसमें कुछ होगा ही नहीं। आशा करता हूँ सबके सब समझ पा रहे होगा, सबके सब क्वेश्चन बना पा रहे होगे। नहीं कहीं पे डाउट होगा, मैं सब समझा रहा हूँ, डाउट तो नहीं आना चाहिए लेकिन सब समझा रहा हूँ। फिर भी डाउट होगा, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ क्या कहता है, यहाँ कहता क्या है कि एक एंजाइम कैटलाइज रिएक्शंस में जो फॉलो कर रहा है माइकलिस मेंटेन को, इसकी वेलोसिटी कितना x टाइम्स vm होगा। यहाँ x मानो ना, नहीं दिया है तो ये x निकालना है। क्या निकालना है? इस x को, सॉरी इस x को निकालना है। ठीक, हाँ x को निकालना है। इसके लिए क्या क्या दिया है आपको डेटा में? डेटा उतारो, डेटा डेटा क्या दिया है? सबस्ट्रेट इज 0.3 टाइम्स km दिया है ना बेटा। सबस्ट्रेट इज 0.3 टाइम्स km दे दिया है कि नहीं। अब vm निकालना है। अरे भैया आपको पता है ना, अभी लिखवाया था फॉर्मूला ना आपको, क्या लिखवाया था? v बराबर VMS डिवाइडेड बाई KM प्लस S लिखवाया था, हाँ या ना? यस। तो आपको तो V टाइम्स निकालना ही है। क्या करोगे? V बराबर क्या करोगे? VM छोड़ दो, S के बदले क्या लिखोगे? 0.3 km लिखोगे ना। यहाँ लिखो 0.3 km। नीचे क्या करोगे? KM प्लस S बदले 0.3 km लिखोगे। अब देखो यहाँ km है, यहाँ भी km है, यहाँ भी km है, कट नहीं जाएगा? ये कॉमन पार्ट नहीं कट जाएगा? km काटो, km काटो, km काट दिया। अब देखो VM इंटू 0.3, अब केम में काटोगे तो ये 1 है ना, 1 इंटू केम, मान लो 1 इंटू केम था तो 1 प्लस 0.3 कितना हुआ? 1.3 हो जाएगा। पॉइंट पॉइंट काट दो तो कितना हो जाएगा? 3/30 इंटू वीएम होगा। ऑप्शन में वही हमने आंसर दे दिया है, यही सही उत्तर है। ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है जो कि गेट में भी आता है और आईआईटी जैम में भी आता है। ऐसा क्वेश्चन आपके CSIR में भी आ सकता है, इसलिए मत भूलिए कि भाई गेट में आ रहा है तो वहां नहीं है, वहां भी आ सकता है। ठीक है, आशा करता हूँ सबने बना लिया होगा। अगला क्वेश्चन ट्राई करो सब, अगला क्वेश्चन सब ट्राई करो, ये क्वेश्चन ट्राई करो, ये क्वेश्चन फटाफट ट्राई करो सब। ये क्वेश्चन सब जल्दी 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 ट्राई करो, जल्दी जल्दी। अरे अब तक बन गया हुआ भाई। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रुको मैं हटा देता हूँ इरेजर से। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में कहता क्या है कि एंजाइम रिएक्शंस का मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पर दे दिया। लिख लो, पहले डेटा उतार लो भैया। मैक्सिमम वेलोसिटी कितना है? 0.4 मोल पर सेकेंड। ठीक है, अब सबसेट का कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है, कितना दिया है? 5 मिलीमोलर। इस सबसेट के कॉन्सेंट्रेशन पर रिएक्शंस की वेलोसिटी कितनी थी? 0.2 मोल पर सेकेंड, यही थी ना। हाँ, अब ये तो डेटा अलग हो गया, इसको यहीं पर हटा दो। अब दूसरा डेटा देखो, दूसरा क्या करता है? अब कहता है कि एंजाइम फॉलो करता है माइकलिस मेंटेन काइनेटिक्स को। ठीक है, यहाँ कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, यानी V नॉट क्या होगा जब सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन 10 मिलीमोलर था, तब क्या होगा V नॉट का कंसेंट्रेशन?
किस में दिया है, मोल पर सेकंड में निकालना है बेटा, मोल पर सेकंड में ही निकालना है। ठीक, अब बनाओ सवाल को। देखो वी नॉट निकालना है तो क्या चाहिए, वीएम चाहिए यानी मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए, दिया हुआ है। सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, दिया हुआ है। लास्ट में क्या चाहिए, केम, केम दिया है, नहीं दिया है। तो भाई केम कैसे निकालोगे, अरे भाई केम कैसे निकालोगे, तो इस डेटा को यूज करो ना। वीएम दिया, एस दिया है, वी नॉट दिया, यहाँ से केम नहीं निकालोगे, केम आराम से यहाँ से केम तुमसे निकल जाएगा। तो पुट करो ना, वी नॉट क्या होगा, वी एम एस डिवाइडेड बाई के एम प्लस एस है फॉर्मूला, वी एम डाल दो यहाँ पर 0.4, एस क्या है, यहाँ का एस लो, यहाँ का एस मत लेना, यहाँ का ले लो, 5 है, डिवाइडेड बाई के एम प्लस एस है, के एम एक्स मान लो प्लस एस 5 मान लो। कैसे आ गया, वी नॉट दिया है ना, कितना दिया है 0.2 मोल पर सेकंड दिया है। ठीक है, अब क्या करो, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, आपका देखोगे तो 0.2x प्लस 1 बराबर 2.0 हो जाएगा। ठीक है, तो 2.0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ एक चीज देखना, यहाँ मिली मोलर दिया है, यहाँ क्या दिया है, मिली मोलर, यहाँ मोलर है, इस मिली मोलर को मोल में कैसे कन्वर्ट करोगे, 5 इंटू 10⁻³ याद रखना, 1 मिली मोल बराबर 10⁻³ मोल, इसको इसमें यूनिट में कन्वर्ट कर देना। यहाँ से तुमको, मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, यहाँ से आपको केम निकल जाएगा, खुद से मैं सिर्फ अप्रोच दिखा रहा हूँ, केम निकल जाएगा, इस केम को इसमें डालना, आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ से वी नॉट निकल जाएगा। मैंने आंसर लिख दिया है 0.266 मोल पर सेकंड लगेगा उत्तर। ठीक है, ये अप्रोच है क्वेश्चंस को बनाने का, रूम में बैठ के बनाते रहो सब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पे जितना सवाल था मैंने बता दिया, वी नॉट बराबर वी एम एस डिवाइडेड के एम प्लस एस पर। अब चलते हैं टर्न ओवर नंबर की हम बात करते हैं, इस पर किस टाइप के सवाल आते हैं, पहले समझो भाई टर्न ओवर नंबर क्या है। टर्न ओवर नंबर कहता क्या है, एक सिंगल एंजाइम मॉलिक्यूल्स एक यूनिट ऑफ टाइम में कितने मोल्स ऑफ सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ फुल्ली सैचुरेट हो चुका है, इसी को बोलते हैं टर्न ओवर नंबर। यानी एक एंजाइम है, मान लो इसके पास 10 एक्टिव साइट है, तो 10 एक्टिव साइट भर चुका है सबस्ट्रेट के द्वारा, तो आउट ऑफ 10 सबस्ट्रेट कितना सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा इस एक एंजाइम के द्वारा एक यूनिट टाइम में, वही होता है उस एंजाइम का टर्न ओवर नंबर। आशा करता हूं सब समझ गया हो। फॉर्मूला क्या है, K2, इसको K2 हमने लिखा है, इसको K कैट भी आप लिख सकते हो, K कैट लिख सकते हो, बराबर मैक्सिमम वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। मैक्सिमम वेलोसिटी वही है, मोल्स पर सेकंड में उसका यूनिट रहता है। K कैट क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रेट का कांस्टेंट है, इसका यूनिट दिया है 1/सेकंड, यानी पर सेकंड इसका यूनिट होगा। ET क्या है, टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक, यूनिट क्या है, मोल पर लीटर। आशा करता हूँ सब कोई छोटे से फॉर्मूला को समझ गया। अभी इस छोटे से फॉर्मूला पर CSIR ने क्वेश्चन पूछा था, वो भी आपसे बनवाएंगे, टेंशन मत लीजिए, अभी क्वेश्चन सामने आ जाएगा। ठीक है, चलो एक कंसेप्ट समझते हैं, कैटालिटिक एफिशिएंसी क्या होता है। तो कैटालिटिक एफिशिएंसी है K कैट बाई KM का रेशियो, इसको स्पेसिफिक कांस्टेंट भी कहते हैं। यूनिट याद रखिए, पर मोलर पर सेकंड, क्योंकि फॉर्मूला सब पढ़ के जाते हैं, फंसते कहाँ है, थोड़ा सा मोलर को मिली मोलर कर दे, सेकंड को मिनट कर दे, बच्चे वही फंस जाते हैं। ठीक, अब देखो कैटालिटिक एफिशिएंसी क्या कहता है, तो मान लो एक एंजाइम E1 है, 3 सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये तीनों से बाइंड कर सकता है। तो कहता क्या है कैटालिटिक एफिशिएंसी, कि इसमें से E1 एंजाइम इस तीनों सबस्ट्रेट में से किस सबस्ट्रेट को प्रेफरेंस देगा रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, उस प्रेफरेंस को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, K कैट और KM पता करेंगे, दोनों का रेशियो ले लेंगे, जिसका K कैट बाई KM ज्यादा होगा एंजाइम उसी सबस्ट्रेट के साथ ज्यादा रिएक्टिविटी दिखाएगा और उसी सबस्ट्रेट को ज्यादा प्रेफरेंस देगा। यही बताता है कैटालिटिक एफिशिएंसी। इस बात को आप समझ पा रहे हो, मैंने लिख भी दिया है। दूसरा बात बताता है ये एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्या रिएक्शन मैकेनिज्म होना चाहिए, इस बात को भी ये बताता है। ठीक,
अगर कैटालिटिक एफिशिएंसी का रेंज देखोगे, वैल्यू देखोगे, ये वैल्यू 10 के पावर 8 से लेकर के 10 के पावर 9 पर मोलर पर सेकंड के बीच में होता है। अगर इसकी वैल्यू 10 के पावर 8 पहुंच जाए या 10 के पावर 9 पहुंच जाए, मतलब एंजाइम अपने मैक्सिमम काइनेटिक परफेक्शन की तरफ बढ़ चुका है। अब ये मैक्सिमम काइनेटिक परफेक्शन क्या है, इसको समझने के लिए हम समझते हैं डिफ्यूजन कंट्रोल्ड इनकाउंटर लिमिट। ये जो टर्म है आपने देखा होगा CSIR के पेपर में, एक क्वेश्चन पूछा था एंजाइम पर, उसमें ये टर्म डाल दिया था। ठीक है, तो डिफ्यूजन कंट्रोल इनकाउंटर कंसेप्ट कहता क्या है कि जब ये एंजाइम सबस्ट्रेट से कोलाइड कर रहा है तो क्या बनाएगा, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बनाएगा। तो कहता क्या है कि एंजाइम सबस्ट्रेट का प्रत्येक कोलिजन प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे रहा है, E+P का, डेट इज द डिफ्यूजन कंट्रोल इनकाउंटर। यानी एंजाइम सबस्ट्रेट जितना जल्दी कोलाइड कर रहा है उतना ही जल्दी प्रोडक्ट बन जा रहा है। इसी बात को बताता है डिफ्यूजन कंट्रोल्ड इनकाउंटर लिमिट बताता है। और क्या है ये, इसमें लिमिट क्या है कि अगर एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों 10 के पावर 8 पर मोलर पर सेकंड के वैल्यू के पहुंच गया, इसका मतलब क्या है कि अगर 10 एंजाइम 10 सबस्ट्रेट से रिएक्शंस किया तो क्या होगा, 10 सबस्ट्रेट 10 प्रोडक्ट में कन्वर्ट करिए, इसकी लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता है ये। ठीक है, यानी एंजाइम सबस्ट्रेट के प्रत्येक कोलिजन आपके प्रोडक्ट के बनने को रिजल्ट में कन्वर्ट कर देता है। उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 10 के पावर 8, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं बढ़ सकता, ये इसकी लिमिट है। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन में आया हुआ है, कल को पूछ सकता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा डिफ्यूजन कंट्रोल इनकाउंटर के लिए, ये ऑप्शन सही हो जाए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को बनाते हैं। स्टार्ट द क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन सबसे आसान कि कैटालिटिक एफिशिएंसी आप किस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या होगा, के कैट बाई के, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखो ये क्वेश्चन देख रहा है, ये क्वेश्चन ये CSIR ने क्वेश्चन पूछा था, बनाओ उसको सब। इसमें टर्न ओवर नंबर पूछा गया है। यूनिट पे ख्याल रखना, यूनिट पे ध्यान देना, यूनिट में जहां गड़बड़ की है क्वेश्चन गलत कर बैठोगे। देखो क्या है, तो मैंने क्या बताया था टर्न ओवर का, के कैट बराबर VM बाई क्या बताया था, टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। चलो सबसे पहले VM देखो, इसमें देखो इसमें VM कहीं दिया है, देखो दिया है मैक्सिमम वेलोसिटी कितना दिया है, 10 मिलीग्राम फॉर्म्ड पर मिनट, यानी 1 मिनट में 10 मिलीग्राम क्या बन रहा है, आपका शुगर का सॉल्यूशन बन रहा है। 10 मिलीग्राम शुगर बन रहा है 1 मिनट में, वही ना मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया। लेकिन याद कीजिए मैक्सिमम वेलोसिटी का हमने क्या बताया था, यूनिट बताया था मोल पर लीटर। यहाँ के इसमें किसमें दिया है, 10 मिलीग्राम दिया है ना, तो भैया मोल में कन्वर्ट कर दो। अब मोल नहीं आता जिसको, लिख लो फॉर्मूला, मोल क्या होता है, तो मोल का फॉर्मूला है कि किसी भी सब्सटेंस का वेट ले लो, वेट ऑफ सॉल्यूट ले लो, यहाँ सॉल्यूट शुगर है, डिवाइडेड बाय उस सॉल्यूट का मोलिकुलर वेट ले लो। ठीक, यहाँ क्या है 10 मिलीग्राम है, डिवाइडेड बाय इसका मोलिकुलर वेट कितना शुगर का दे दिया है 400, 400 से भाग देते तो कितना हो जाएगा 1/40 मिलीग्राम्स था, मिलीग्राम। अब हम जब भी निकालते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, इस वेट ऑफ सॉल्यूट का क्या होता है यूनिट, ग्राम्स में होना चाहिए। तो भैया मिलीग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करो ना, पता तो होगा सबको कि कैसे कन्वर्ट करो मिलीग्राम से ग्राम्स में, तो 10 के पावर -3 ग्राम्स हो जाता है। 1 मिलीग्राम से अब 10 के पावर -3 ग्राम, कैसे, MCDM DHK सब याद किया होगा। जब लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे, राइट से लेफ्ट जाओगे तो मल्टीप्लाई करो, मिलीग्राम से जा रहे हो ग्राम्स में तो क्या होगा, डिवाइड कर दो 10 के पावर -3 से। ठीक, समझ में आ गया सबको, तो यहाँ से निकल गया तुम्हारा क्या, मोल निकल गया, यानी VM निकल के तैयार हो गया हमारा। डिवाइड करो एंजाइम के टोटल कॉन्सेंट्रेशन से, तो देखो यहाँ पर इसने क्या दिया है 1% दिया है। 1% का मतलब क्या है, 1 ml में इन 100 ml, तो टोटल वॉल्यूम क्या है 100 ml, नीचे यहाँ भी 100 ml आ जाएगा। और टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, तो होता है मोल पर लीटर। तो फिर से आप एंजाइम का मोल निकालोगे, तो मोल के लिए क्या चाहिए आपको, वेट जब सॉल्यूट चाहिए, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। देखो एंजाइम का वेट दिया होगा, दिया है 20 माइक्रोग्राम्स, अब ये दिया है माइक्रोग्राम्स में, ग्राम में कन्वर्ट कर लो भैया। 1 माइक्रोग्राम में कितना ग्राम्स होता है, 10 के पावर -6 ग्राम होता है, लिख दिया।
नीचे डिवाइड करोगे ये चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लिकेशन में। कितना मोलिकुलर वेट है इसका? मोलिकुलर वेट दिया है 2 लाख दिया है बेटा, 2 लाख है। ठीक, सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लीटर, यहाँ भी एक ही लीटर है, यहाँ भी एक ही लीटर है, दोनों में 100 ml है, अपने आप कट जाएगा, ऊपर डाल दो 100, अपने आप कट जाएगा, तो कैंसिल हो गया आपका लीटर लीटर। ठीक है, आप देख लो 2 लाख था ना, तो 1 0 उड़ गया यहाँ से। ठीक, हाँ, फिर आपका क्या होगा, 0 0 यहाँ से कट गया। ठीक, 2 से यहाँ काट दो तो कितना हो जाएगा, 4 शून्य हो गया, 4 से काटो इसको, 25 का 100 हो गया, 2500 हो गया। 10 के पावर -6 है, उसको ऊपर भेज दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ 10 के पावर -3 था, सॉरी -3 था, नीचे जाएगा 3, 6 जगह ऊपर बच जाएगा 10 के पावर 3 बच जाएगा। इन गुणे कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। अब देखो 2500 होते 25 गुणे 2 3 5 हो गया, 10 के पावर 5, 2.5 लगाना पड़ेगा, 2.5 गुणे 10 के पावर 5 उसका उत्तर हो जाएगा। यही उत्तर आपका सामने रखा हुआ है। देखा कितना फॉर्मूला वही सब जानते हैं, बस इसने क्या किया, मिलीग्राम्स माइक्रोग्राम्स में गेम खेल दिया। तो याद रखिए 1 माइक्रोग्राम्स बराबर 10 के पावर -6 ग्राम, 1 मिलीग्राम्स बराबर 10 के पावर -3 ग्राम। ये छोटी बात है लेकिन बहुत मोटी बात है, इसमें जरा सा गड़बड़ करोगे क्वेश्चन वही नहीं बनेगा। सब कुछ याद रखना बेटा, किसी किताब को खोल कर देखना, उसमें सारा यह यूनिट दिया रहता है कि 1 नैनोग्राम्स में कितना ग्राम्स होगा, 1 मिलीग्राम्स में कितना, सब याद रखना। तो 1 नैनोग्राम्स में होता है 10 के पावर -9 ग्राम, 1 मिलीग्राम्स में होता है 10 के पावर -3 ग्राम, 1 माइक्रोग्राम्स में होता है 10 के पावर -6 ग्राम। अभी जो मैंने बोला सब कॉपी में लिख कर रख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, अगेन ये क्वेश्चन क्या है, एबीसीएसआई के पेपर में क्वेश्चन है, एबीसीएसआई का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, इसमें आपसे पूछा है टर्नओवर नंबर पूछा है, स्पेसिफिक एक्टिविटी नहीं बताया है, आगे बता देंगे तब ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, टर्नओवर नंबर पूछा है तो भैया क्या है, कौन सी बड़ी इसमें बात है, के कट बराबर वीएम बाई क्या होगा, ईटी होगा। वीएम तो तुमको दे दिया है 4 माइक्रोमोल पर मिनट, भाई पूरा मोल में कन्वर्ट नहीं करना है, तो 4 माइक्रोमोल पर मिनट। आप देखो क्वेश्चन में देख लो भैया, ऑप्शन में देखो किस यूनिट में दिया है, ये टर्नओवर नंबर है और ये आपका क्या दिया है, आपका ये दिया है स्पेसिफिक एक्टिविटी, उल्टा मत करना। देखो टर्नओवर किस में दिया है, पर मिनट पर मिनट पर मिनट। हमेशा ऑप्शन देख लो किस यूनिट में दिया है, उसी यूनिट में आंसर लाओ, क्वेश्चन जरूर बनेगा आपसे। ठीक, दे दिया। अब ईटी निकालना है, ईटी की फिर बताया था भैया कंसंट्रेशन यानी मोल पर लीटर, तो पहले भैया मोल निकाल लो। मोल के लिए तुमको दिया हुआ इसका अमाउंट दे दिया है 2 माइक्रोग्राम्स, यहाँ लिखो 2 माइक्रोग्राम 10 के पावर -6 कर दो, डिवाइडेड बाई कितना करोगे, 40,000, तो ऊपर गुना हो जाएगा 40,000। ठीक है, ये माइक्रोमोल्स में है, इसको क्योंकि यहाँ हमने हटाया 10 के पावर -6 ग्राम्स किया ना, तो ये आंसर आ जाएगा मोल में, यहाँ माइक्रो हटाओ, माइक्रो को यहाँ से 10 के पावर -6 कर दो, तो यहाँ पर 10 के पावर -6 है, यहाँ पे 10 के पावर -6 कट गया, 2 दूना 4 हो गया, 40 दूना 80,000 पर मिनट हो गया। तो आप या तो ऑप्शन 1 होगा या 2 होगा, क्योंकि अभी हम टर्नओवर नंबर नहीं बताया है, अगले अगले स्लाइड में बताएंगे टर्नओवर नंबर, क्वेश्चन आपका बन जाएगा, आप बना लेना। ठीक, इस कंसेप्ट को समझो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सेक्शन सी में पूछा था, एनालिटिकल क्वेश्चन, समझो इसको। ये आपका कैटालिटिक एफिशिएंसी पे कहता क्या है, टाइम लग रहा है बेटा, भागना नहीं, अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा आप लोग। ठीक है, पेप्टाइड नंबर 1, पेप्टाइड 2, पेप्टाइड 3, पेप्टाइड 4, चारों पेप्टाइड पर इसने सेरिन प्रोटीएज नामक एंजाइम को डाल दिया, सबको डाइजेस्ट कर रहा है। प्रत्येक पेप्टाइड के लिए उसके सेरिन प्रोटीएज के साथ के कट के एम दे दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछता है, देखो ऑप्शंस क्या देता है, 4 स्टेटमेंट दिया है, सॉरी 3 दिया है। कहता है कि के कट बाई के एम का वैल्यू बढ़ेगा जब पेप्टाइड का साइज बढ़ रहा है। तो देखो भैया यहाँ एक्स ए सी एक्स वाई पेप्टाइड साइज बढ़ गया ना, तो जब पेप्टाइड के साइज बढ़ रहा है तो क्या हुआ, के कट बाई के, इसका के कट बाई के निकालो, तो 0.01/100 काफी कम है। इसका लिखो 0.10 डिवाइडेड बाई 4, थोड़ा बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि 100 से 4 चला गया, बढ़ रहा है, 8/4 बढ़ रहा है। मतलब आप देखा ना कि पेप्टाइड के बढ़ने के साथ क्या हुआ, के कट बाई के बढ़ रहा है। ऑप्शन ए तो 100% सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही रहेगा। अब देखो ऑप्शन सी देख लो पहले, इसमें कहता है कि कैटालिटिक एफिशिएंसी डिक्रीज होगा जब 3 से अमाइनो एसिड को बढ़ाकर 4 कर दे। अभी देखा हमने कि जब अमाइनो एसिड की संख्या बढ़ रहा है तो के कट बाई के बढ़ रहा है, तो ये सही भी ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी कैसे सही हो सकता है, ये तो ऑप्शन सी ऑप्शन ए को
कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया ना कि घट रहा है, तो देखना ऑप्शन में, और ऑप्शन एलिमिनेट करो कि ए और सी एक साथ कभी रहबे नहीं करेंगे, तो यहाँ ए सी एक साथ है, यहाँ भी एक साथ है, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब बच गया 2 ऑप्शन, ए तो 100% सही है, अभी निकाला, तो ऑप्शन ए और बी सही हो गया, क्वेश्चन सही हो गया। तो कभी कभी ऐसा होता है क्या, मल्टीपल चॉइस में कोई एक ऐसा ऑप्शन डिलीट करना, जैसे ही ऑप्शन डिलीट करोगे अपने आप तुमको आंसर निकल जाए, सारा स्टूडेंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है एलिमिनेशन मेथड, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक कंसेप्ट है कटल एंड वन इंटरनेशनल यूनिट। ये दोनों क्या है, एक यूनिट है जिसको हम यूज करके क्या करते हैं, एंजाइम के एक्टिविटी को मेजर करते हैं, ठीक है। कटल क्या कहता है, कटल कहता है एक यूनिट एंजाइम जब 1 मोल सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे 1 सेकंड में, उस एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी, 1 कटल। इंटरनेशनल यूनिट कहता है कि जब एक यूनिट एंजाइम 1 माइक्रोमोल सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे 1 मिनट में, तो क्या हो जाएगा, दैट इज इट्स इंटरनेशनल यूनिट हो जाएगा। दोनों में अंतर क्या है, यहाँ मोल, यहाँ माइक्रोमोल, यहाँ सेकंड, यहाँ मिनट। यही याद रखना बेटा, बहुत काम आएगा। हमने इसका रिलेशन दे दिया, 1 कटल बराबर 6 × 10⁻7 इंटू इंटरनेशनल यूनिट, यही इसका यूनिट होता है, याद रखिएगा। देखिए इस पर सवाल है, अभी बताते हैं। देखिए पहला सवाल यही पे मिल गया। क्वेश्चन कहता है कि 1 कटल और इंटरनेशनल यूनिट में क्या संबंध होगा। मैंने बताया था कि 6 × 10⁻7 इंटरनेशनल यूनिट बताया था। तो आशा करता हूँ सभी बच्चे अभी तक लगे होंगे मेरे साथ, अपने क्वेश्चन को बनाया भी किया होगा, एंजॉय भी किया होगा। और तो अभी तुरंत 1-2 घंटे के अंदर मैं दूसरा वीडियो भी डालूंगा, जिसमें इस एंजाइम काइनेटिक्स से रिलेटेड बाकी जो कंसेप्ट बच गए हैं उस पर भी अगला न्यूमेरिकल्स आने वाला है। तो आप इंतजार कीजिएगा, वीडियो हम जरूर डालेंगे। तब तक को इन सारे क्वेश्चन को फिर से 2 बार 3 बार 4 बार बनाओ, अपने कंसेप्ट को स्ट्रांग रखो ताकि क्वेश्चन देखते ही बन जाए। चलो रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर।